हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अंडर फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, सॉल्युबिलिटी एज वेल एज डाइपोल मोमेंट के बारे में। डाइपोल मोमेंट के डिस्कशन में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे बेसिकली इनमें पोलैरिटी होती है नहीं। चलिए सबसे पहले हम फोकस करते हैं इनके फिजिकल स्टेट के बारे में। तो फिजिकल स्टेट के बारे में सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सभी पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड डाइपोल मोमेंट। पहले हम लोग फोकस करेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में। अगर मैं फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस करूं तो बेसिकली इसके जो लोअर मेंबर होते हैं, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, जो लोअर मेंबर होते हैं, जैसे लोअर मेंबर्ड ईथर्स, जो ईथर्स होते हैं, जैसे आपका हो गया CH3O CH3, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर्स। एंड एक ले लिया मैंने CH3, ये होगा O और ये C2H5 हो गया, इसको बोलते हैं इथाइल मिथाइल ईथर। बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं गैसेस स्टेट में, ये रहते हैं गैसेस स्टेट में, ठीक है भाई। अब इसके अलावा इन दोनों ईथर के अलावा जितने भी अदर ईथर होते हैं वो सभी के सभी आपके लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सेकेंड पॉइंट, ऑल अदर ईथर्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट having characteristic स्मेल। ये पार्ट हो गया फिजिकल स्टेट के बारे में। खासतौर से जो दो मेंबर होते हैं, लोअर मेंबर होते हैं यहाँ पर मिथाइल डाई मिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर हो गया, ये सभी गैसेस में रहते हैं दोनों। और बाकी जितने भी बेसिकली ईथर होते हैं, ईथर के कंपाउंड्स होते हैं, वो सभी के सभी आपके लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करूं तो बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे ईथर में नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं, उनका मोलिकुलर वेट इंक्रीज होता जाता है, एज वेल एज इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होता जाता है, और फिर इसके बाद में उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाता है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, सॉरी ये फिजिकल स्टेट के बारे में लिख दिया, यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, C एटम्स, ठीक है भाई, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे इंक्रीज होंगे तो मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इंक्रीज होगा, और एज वेल एज इसके बाद में इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होने लगता है। तो ये पॉइंट आप नोटिस कर सकते हैं कि बेसिकली जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होगा, मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होता है, और इसके बाद में उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मतलब है कि हायर मेंबर ऑफ ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ज़्यादा होता है। चलिए इसके बाद में बेसिकली अगर हम बात करें इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर अल्कोहल के साथ में कंपेयर करें तो आप अगर यहाँ पे इनके केमिकल फार्मूला के बारे में देखें, जैसे आपका हो गया CH3O और यहाँ पर CH3 हो गया, और यहाँ पर अगर मैं अल्कोहल के बारे में बात करूँ तो ये बात करता हूँ CH3 और CH2 और ये OH हो गया। तो दोनों के केमिकल फार्मूला को अगर कंपेयर करें तो बेसिकली इसमें क्या है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। परंतु ईथर में अगर आप देखें तो इसमें से कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और जिसमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। यही रीजन होता है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख सकता हूँ कि ईथर्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट then corresponding alcohols due to absence of hydrogen bonding। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिकली, खासतौर से अगर आप ध्यान दें तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर कंपेयर करना चाहें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है इन कंपैरिजन टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये पार्ट हो गया बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके बाद में सॉल्युबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो बेसिकली अगर सॉल्युबिलिटी के पार्ट को डिस्कस करने के पहले हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट में सीखा हुआ है कि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंस की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कम हो जाता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है मतलब है कि ज़्यादा वेपर्स आसानी से बना सकते हैं, हाईली वोलेटाइल होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख सकता हूँ, अगर बेसिकली मैं सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करूँ तो दे आर हाईली वोलेटाइल ईथर्स, यहाँ पर हो गया ईथर्स आर हाईली वोलेटाइल, हाईली वोलेटाइल हो गया भाई, वोलेटाइल यहाँ पे लिख दिया, एंड हाईली
वेरी इनफ्लेमेबल लिख सकते हैं, वेरी इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल ये होते हैं वेरी इनफ्लेमेबल ड्यू टू यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। ये पार्ट हो गया भाई। अगर हम ईथर को और वाटर को कंपेयर करें बाई मास, तो ईथर्स जो होते हैं इनका वेट वाटर के कंपैरिजन में कम होते हैं, ठीक है भाई। तो दे आर लाइटर देन वाटर, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि दे आर लाइटर देन वाटर हो गया भाई। एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है भाई। अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो खासतौर से वाटर क्या होता है, पोलर होता है जिनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और ईथर के बारे में बात करें तो इनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, मतलब ये होते हैं नॉन पोलर। और नॉन पोलर की सॉल्युबिलिटी पोलर के साथ में बहुत ही कम होती है, क्योंकि हम लोगों ने सोल्यूशन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब है कि पोलर डिजॉल्व होता है पोलर में, नॉन पोलर डिजॉल्व होता है नॉन पोलर में। तो यही रीजन है कि ईथर की जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दे आर sparingly soluble, they are sparingly soluble in water but readily soluble, बहुत ही आसानी से readily soluble in organic solvents, soluble in organic solvents, organic solvent जैसे हो गया आपका एल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, एल्कोहल्स और एसीटोन्स, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत ही आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं तो बेसिकली इन जनरल दे आर आल्सो नॉन पोलर बाय नेचर लाइक ईथर्स। तो यही रीजन होता है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। हाँ, ये चीज़ देखा गया है कि बेसिकली एल्कोहल के प्रेजेंस में ईथर्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये सेंटेंस मैं लिख सकता हूँ बेसिकली दे आर स्लाइटली सॉल्युबल, या मैं लिख सकता हूँ ईथर्स आर स्लाइटली soluble in water due to in the presence of, यहाँ पर हम लिख देते हैं in the presence of अल्कोहल हो गया भाई, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अगर बेसिकली इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप शो करना चाहें तो होता क्या है कि अगर यहाँ पर मैं ईथर ले लेता हूँ, जैसे डाई मिथाइल ईथर ले लिया भाई, ये डाई मिथाइल ईथर हो गया, ठीक है, लोन पेयर है। अगर मैं वाटर का स्ट्रक्चर लिखता हूँ तो ये बेंट स्ट्रक्चर होता है, ये कर दिया भाई, यहाँ पर भी लोन पर। तो ये जो हाइड्रोजन है और ये क्या हो गया भाई, आपका ये ऑक्सीजन है, तो ये आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो लोअर मेंबर ईथर होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, अगर हायर मेंबर हो जाएंगे तो मतलब ये कि यहाँ पर क्राउडेडनेस बढ़ेगा, मतलब कि स्टेरिक हिंडेंस बढ़ेगा, तो इवन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिवली नहीं बना पाएंगे। तो लोअर मेंबर ही बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं इन वाटर। यहाँ पर अगर आप फिर से एक ईथर ले लेते हैं, ये हो गया CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, तो ये आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली स्लाइटली बना लेता है, तभी से यहाँ पर हो जाता है स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये पार्ट हो गया बेसिकली सॉल्युबिलिटी के बारे में। चलिए इसके बाद में लास्ट में हम डाइपोल मोमेंट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। चलिए इसके बाद में लास्ट पॉइंट डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करते हैं। डाइपोल मोमेंट इसका डिटरमिन करने के पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। वेस्पर थ्योरी जो आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, वहां से इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने के बाद में हम लोग डाइपोल मोमेंट इसका निकालते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं ईथर के बारे में बात करूँ तो बेसिकली ये होता है आपका CH3 और ये O यहाँ पर हो गया, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं, ये हो गया CH3 हो गया, ठीक है। आप चाहे इसको ROR ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, एक एल्काइल ग्रुप हो गया भी। अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहें तो 2 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, 2 लोन पेयर हो गया, तो टोटल कितना हो गया 4 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब है कि यहाँ पर हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, ठीक है भाई। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें से लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, तो लोन पेयर आप किसी जगह पर रख दीजिए। अगर मैं लोन पेयर यहाँ पे लग देता हूँ, 2 लोन पेयर है ना भाई सेंट्रल एलिमेंट के पास में, 2 लोन पेयर यहाँ पे रख दिया। अब इस पार्ट को हाइड करेंगे, ये कैसा वी शेप आ गया, इसको बेंट भी बोलते हैं, वी शेप भी बोलते हैं और इसको एंगुलर भी बोलते हैं। मतलब है कि जो इसका स्ट्रक्चर होगा तो होता है बेंट, इस तरह से होता है। ये हो गया आपका CH3, ये बेंट होता है, ये पार्ट हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर दिए भाई, एक ही बात है, ये आप दिखा देंगे ऐसे। जैसे वाटर होता है ना भैया, वाटर की तरह जैसे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है ये भी आपका बेंट ही होता है, उसी पैटर्न में हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉनिक टू देन कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉनिक टू देन,
ठीक है, कार्बन। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो डाइपोल मोमेंट इमीडिएटली ये कैंसिल नहीं हो रहा है, जैसे कि इसमें अगर आप देखें तो इसका भी डाइपोल मोमेंट आपका कैंसिल नहीं होता है, मतलब ये कि पोलर बाय नेचर होता है, उसमें कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रहता है। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान दें तो बेसिकली इसका जो ईथर होते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, मतलब इनमें कुछ ना कुछ पोलैरिटी रहती है। हाँ, परंतु अगर कंपेयर करें कि डाइपोल मोमेंट कितना होता है तो बहुत ही स्मॉल होता है। दे हैव वेरी स्मॉल डाइपोल मोमेंट, दे हैव वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसी वजह से ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल हो जाते हैं। अगर ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा तो ये पोलर में चला जाएगा, परंतु पोलर है नहीं, ये नॉन पोलर होता है। तो स्लाइटली बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ डाइपोल मोमेंट होता है, जीरो नहीं होता है, इस वजह से ये वाटर में थोड़ा सा सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। अगर यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड के बीच में जो डिस्टेंस है इसको अगर मेजर करें तो बेसिकली होता क्या है, जो ईथर के बारे में बात करें, यहाँ पर मैं ईथर लिख देता हूँ। ईथर के बीच में जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है तो ये होता है 142 पिकोमीटर हो गया भाई। अगर मैं मेथनॉल के बारे में बात करूं, जो एल्कोहल होता है CH3 और ये OH हो गया, तो इसमें भी बेसिकली कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है तो होता है ऑलमोस्ट से इक्वल टू ईथर, ये वो हो गया 141 पिकोमीटर होता है। तो मतलब है कि जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है तो ईथर और एल्कोहल में ऑलमोस्ट सेम ही होता है। जो लोअर मेंबर ईथर्स होते हैं तो वो एनास्थेटिक की तरह यूज किए जाते हैं। चलिए इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, जैसे क्लोरोफॉर्म को यूज किया जाता है एनास्थेटिक के रूप में। तो यहाँ पर हो गया बेसिकली लोअर मेंबर्स, यहाँ पर लिख सकते हैं लोअर मेंबर ईथर्स आर यूज्ड एज एनास्थेटिक। ये हो गया भाई। ये कुछ सिलेक्टिव इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, जो आपका फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड डाइपोल मोमेंट हो गया। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में।